गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मिश्रा सर माइनिंग क्लास यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज की क्लास में आप स्क्रीन पर दिखाई दे रही होगी एफसीयूएल 2024 का मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन। कहने का मतलब कि फर्स्ट क्लास अनरिस्ट्रिक्टेड लेजिस्लेशन 2024 की मेमोरी बेस्ड क्वेश्चंस आपके सामने लेकर के आया हूं। जो 16 नंबर तक की क्वेश्चंस थी, कल कॉन्ट्रैक्टर पर की चर्चा कर चुका था और आज 17 नंबर की क्वेश्चन को आंसर बताते हुए उसके रेफरेंस की मीनिंग समझेंगे फ्रेंड्स। कल मैं इसको भी पढ़ दिया था, आप कमेंट्स बॉक्स में इसका कमेंट्स आंसर दिए हुए हैं। चलिए मिलाते हैं कल के आंसर को। उसके पहले मैं एक कहना चाहता हूं कि मिश्रा सर माइनिंग क्लास की जो यूट्यूब चैनल है उसको आप अच्छी लगती है तो लाइक कर लीजिए और अपने फ्रेंड्स के पास भी शेयर करके उनको सब्सक्राइब और बेल आइकन दबाने के लिए बोलिए फ्रेंड्स, ताकि हर वीडियो की सीरीज को देख करके आप एग्जामिनेशन की जो तैयारी कर रहे हैं उसको पक्का कर सके, अपने एग्जाम को निकाल करके सर्टिफिकेट गेन कर सके या अपना जॉब को पा सके। तो चलिए बिना देरी किए हुए अपने क्वेश्चन 17 को, लेजिस्लेशन के 17 को हम लोग पढ़ते हैं जो डीजीएमएस के 2024 दिसंबर एग्जामिनेशन में आई हुई थी। क्या कह रहा है? वेयर एनी पिलर, मेरे कर्सर के साथ नजर को मूव कीजिए। वेयर एनी पिलर इज लेफ्ट इन situ फॉर द पर्पज ऑफ मेजरमेंट, its height shall not exceed 2.5 meter, and where the height of such pillar exceed 1.2 meter 25 meters, the base of the pillar shall not be less than dash meter in diameter। कहने का मतलब कि ये जब मेजरमेंट के उद्देश्य के लिए जब पिलर को इंसिट्यू की जाती है, तो यहाँ पर पिलर कहने से मतलब अंडरग्राउंड का पिलर से मतलब नहीं है फ्रेंड्स। यहाँ पर ओपन कास्ट, जब मैनुअल ओपन कास्ट माइनिंग चलाते हैं तो कितना हम डेप्थ तक खुदाई कर चुके हैं, माइनिंग कर चुके हैं, उसकी हाइट को मेजर करने के लिए हम लोग एक पिलर छोड़ने का काम करते हैं जिसकी हाइट कभी भी 2.5 मीटर से अधिक नहीं होना चाहिए। एंड वेयर द हाइट ऑफ सच पिलर्स एक्सीड्स 1.25 मीटर, अगर उसकी हाइट 1.25 मीटर से अधिक होती है तो उसका बेस कितना से अधिक नहीं होता है। तो इस संबंध में जो सीएमआर 105 है जिसमें मैनुअल ओपन कास्ट वर्किंग कही गई है, तो उसमें आप देखेंगे तो दूसरे नंबर जो सब रेगुलेशन है इसमें इससे प्रश्न पूछी गई है, जो कि यहां पर आपको लिखा हुआ दिखाई दे रहा होगा मेरे कर्सर के साथ अगर नजर को मूव कर रहे होंगे तो। एफसीआरडब्ल्यू 2020 का ये जो 30 नंबर क्वेश्चन पूछी गई थी, एफसीयूएल का 2024 का 17 नंबर का प्रश्न पूछा गया है। तो कहने का मतलब हर एग्जामिनेशन में ये पूछती है। यहाँ पर मैनुअल ओपन कास्ट वर्किंग क्या होती है उसको आप पहले जानिए। सबसे पहले तो ये आपको जानना होगा कि जो इसकी डेफिनेशन होती है जिसको हम लोग ओपन कास्ट वर्किंग कहते हैं, तो ओपन कास्ट वर्किंग का डेफिनेशन हम लोग माइंस एक्ट 1952 का सेक्शन 2 का के में इसकी डेफिनेशन दी गई है, उसको जानना जरूरी है। उसमें से भी कोई शब्द हटा करके फिल इन द ब्लैंक्स के तहत आपसे प्रश्न पूछ सकती है। तो ओपन कास्ट वर्किंग इसकी आपकी डेफिनेशन जानना जरूरी है। इसको हम लोग कहते हैं मीन्स ऐसा क्वायरी या एक्सकेवेशन जहां से मिनरल की सर्चिंग, ध्यान दीजिएगा, सर्चिंग या ऑब्टेनिंग, प्राप्त करने का, ऑब्टेनिंग का ऑपरेशन चलाया जा रहा है या चलाया गया है, जो न शाफ्ट है न ही इंक्लाइन, तथा जो सुपर जेसेंट ग्राउंड फॉर्म न करता हो। तो यहां पर डेफिनेशन आपको दिखाई दे रही है, ऐसा क्वायरी या एक्सकेवेशन जहां से मिनरल की सर्चिंग या ऑब्टेनिंग का ऑपरेशन चलाया जा रहा है। मतलब कि कोई क्वायरी या एक्सकेवेशन जो खुदाई करते हैं जहां से मिनरल को सर्च, पता करने के लिए कोई ऑपरेशन चला रहे हैं या फिर प्राप्त करने के लिए, ऑब्टेन करने के लिए कोई ऑपरेशन चला रहे हैं, वो
कहलाएगी या चलाया गया है या चलाया गया है, मतलब कि जो चला चुके हैं या चला रहे हैं। जो न तो साफ्ट है, साफ्ट जहां से एंट्री केजी चलती है, न साफ्ट है न इंक्लाइन है, जो न सुपरजेशन ग्राउंड, सुपरजेशन ग्राउंड कहने का मतलब कि जो न छत फॉर्म करता हो। तो ये जो वर्ड है इसका मतलब आपको समझ के रखना होगा कि सुपरजेशन मतलब कि जो छत न फॉर्म करता, जैसे इंक्लाइन में हमको छत दिखाई देती है वैसा फॉर्म न करता हो। तो ये ओपन कास्ट वर्किंग का आपका डेफिनेशन हुआ। अब यहाँ पर आपको जो सब रेगुलेशन 2 की बात कही गई है, जिसमें कि कहा गया है कि मेजरमेंट के लिए, बाय द वे आपकी ओपन कास्ट माइंस ये थी और ये आपका सरफेस है, ये सरफेस है आपका। इस सरफेस के 50 मीटर के डेप्थ पर शुरुआत में आपको 30 मीटर मिली, कोयला सीम ऐसे गया हुआ है। तो ये जो है आपको जैसे जैसे डेप्थ जाएगी वैसे वैसे आपका जैसे जैसे आप कोयला निकालते जाइएगा वैसे वैसे राइज टू डीप डेप्थ जो है बढ़ती जाती है। तो ये कोल सीम पर यहाँ 30 मीटर की डेप्थ है। तो आप क्या करते हैं, मैनुअल माइनिंग के तहत जो है इसको अगर खोदने का काम कर रहे हैं तो आप क्या करते हैं, बेंच बनाते हैं। तो ये जो है, ये जो दिखाई दे रही है, ये क्या करते हैं, ये इस तरीके का आप बेंच बनाते हैं, ये इस तरीके का बेंच बनाते हैं। तो ये जो आप बेंच बना रहे हैं, तो यहाँ पर कितनी खुदाई बची हुई है, तो यहाँ पर आप क्या करते हैं, ये मेजरमेंट के लिए आप यहाँ पर पिलर छोड़ देते हैं। ये पिलर छोड़ दिए, ये पिलर छोड़ दिए, ये जो है, जो पिलर आप देख रहे हैं, ये पिलर का मेजरमेंट पिलर, जिसको मेजरमेंटिंग पिलर कहते हैं, मेजरमेंटिंग पिलर मतलब कि नापी के लिए मेजरमेंटिंग पिलर। ये मैनुअल ओपन कास्ट माइनिंग है, मैनुअल ओसीएम, मैनुअल ओसीएम की बात कर रहे हैं, CMR 105.2 की बात कर रहे हैं। तो ये जो आप छोड़ते हैं तो इसकी जो हाइट होगी वो कानून में कहा गया है, कहां से कहां तक, 1.25 से कहा जाए 2.5 मीटर से आपका अधिक नहीं होगा, पहली बात। और अगर यहां पर ये कहा जाए कि 1.25 मीटर से अगर अधिक होती है तो इसका जो बेस होगा, ये जो बेस दिखाई दे रही है, ये ध्यान दीजिएगा, ये बेस जो है, ये बेस आपका कितना से कम नहीं होना चाहिए, 1.5 मीटर। इसको नॉट ग्रेटर देन बोलते हैं और इसको हम लोग बोलते हैं 1.5 मीटर लिख करके क्या कर देंगे, नॉट ग्रेटर देन, नॉट ग्रेटर देन, नॉट लेस देन, नॉट लेस देन। तो ये लेस देन किए और इसको काट दिए, तो ये 1.5 मीटर से कम नहीं होने चाहिए। ये बेस की बात बोला गया, ये बेस की बात बोला गया। तो ये हम सब रेगुलेशन 2 की बात समझे। ये हम लोग एक बेंच बनाते हैं, दूसरे बेंच बनाते हैं, तीसरा बेंच बनाते हैं, फिर कोयला को हम लोग टच करते हैं, कोयला को फिर हम लोग कम से निकालते जाते हैं। तो इस प्रश्न में जो आपको मेजरमेंटिंग पिलर, जो सब रेगुलेशन 2 की बात की गई है, जिसमें आपको दिखाई दे रही है, ये स्क्रीन पर मेरे कर्सर के साथ नजर को मूव करिए, जिसमें कह रहा है कि where any pillar is left in situ for the purpose of measurement, its height shall not exceed 2.5 meter, and where the height of the such pillars exceeds 1.25 meter, the base of the pillar shall not less than 1.5 meter in diameter। तो उसका डायमीटर जो है आपका 1.5 मीटर से, ऑप्शन जब देखते हैं तो 1.5 मीटर आपको दिखाई ही नहीं देती। अब कौन सा लगाएं, नन ऑफ दी अबव लगाएं क्या, तो नहीं फ्रेंड्स, यहां पर आपको नन ऑफ दी अबव लगाएंगे तो गलत हो सकती है। आप यहां आंसर सी 1.6 मीटर से अधिक नहीं होनी चाहिए, क्योंकि एज पर स्टेच्यूट यहां नहीं पूछा है। तो आप यहां पर अपने खदान में 1.6 मीटर से अधिक कम नहीं होने देंगे, 1.6 मीटर से कम नहीं, नॉट लेस देन 1.6 मीटर से कम नहीं होने देंगे इस ऑप्शन के अनुसार। वैसे कानून में तो 1.5 मीटर, इसलिए इसकी नियर अबाउट आंसर और कम को लेना है या अधिक को लेना है, इसको भी ध्यान में रखनी पड़ेगी। तो यहां पर आपको क्या रखना होगा, अधिक को लेना होगा, नॉट लेस देन बोला है इसलिए नियर अबाउट बड़ी आंसर।
तो CMR 105(2) के अनुसार बेस नॉट लेस देन 1.5 मीटर दिया है, सो नियर आंसर इसकी जो होगी वो सी नंबर का आंसर होगा। अब यहाँ पे देखिए जो मैनुअल ओपन कास्ट मार्ग है, ओपन कास्ट वर्किंग का तो मैं माइंस एक्ट 1952 का सेक्शन जो 2 का के था उसके अनुसार डेफिनेशन बता दिया। लेकिन जब हम मशीनरी, बड़ी मशीनरी का उपयोग नहीं करते हैं, छोटे माइंस होते हैं, तो उनको जब हम लोग मैनुअल तरीके से गैता झोड़ा से निकालने का काम करते हैं, तो वहां पर क्या क्या नियम लागू होती है इस संबंध में 105 रेगुलेशन में कहा गया है। इन मैनुअल ओपन कास्ट वर्किंग द फॉलोइंग प्रिकॉशंस शैल बी ऑब्जर्व्ड, नेमली, ये प्रिकॉशंस आपको लेनी होगी। पहला चीज इसमें कहा गया इन एल्यूवियल सॉइल, मुर्रम, ग्रेवेल, क्ले, डेवरीज और अदर सिमिलर ग्राउंड। कहने का मतलब पहला नंबर का जो आपका सब रेगुलेशन है ये किसके लिए कहता है, ऐसा मिट्टी जो एल्यूवियल है या मुर्रम है या ग्रेवेल है या क्ले है या डेवरीज है या इसी तरीके का कमजोर अगर सॉफ्ट रॉक सॉफ्ट है, तो उस केस में ए और बी नंबर का क्या कहता है, द साइड शैल बी स्लोप्ड एट एन एंगल ऑफ सेफ्टी नॉट exceeding 45 मीटर फ्रॉम द हॉरिजॉन्टल और सच अदर एंगल एज द रीजनल इंस्पेक्टर एज में बी परमिटेड बाय एन ऑर्डर इन राइटिंग सब्जेक्ट टू सच कंडीशन एज में बी स्पेसिफाई देयरिन। और यानी कि जो स्लोप होगी, जैसे मैं वहां पे जो बेंच दिखाया था, तो वो जो बेंच होगी उसका स्लोप 45 डिग्री से अधिक नहीं होगा। किसके लिए, मैं फिर से बोर्ड में आ जाता हूं, 45 डिग्री से अधिक नहीं होगा। और उसके बाद जो है मैं उसके दूसरे नंबर के सब रेगुलेशन पर पढ़ता हूं फ्रेंड्स। यहां पर दूसरे नंबर सब रेगुलेशन को पढ़ता हूं। आप जो है बोर्ड पर इसको स्लोप, जब ये जो बेंच आप बनाते हैं तो इस बेंच की जो स्लोप होगी, ये वाला स्लोप जो है कितनी डिग्री से अधिक नहीं होगी, 45 डिग्री से अधिक नहीं होगी। ये जो बेंच बनाते हैं किसके लिए, सॉइल, क्ले, डेवरीज, मुर्रम, तो इसके लिए आपका जो ये स्लोप होगा ये 45 डिग्री 45 डिग्री से अधिक नहीं होगा, इसकी बात करता है। और अगर रीजनल इंस्पेक्टर चाहे तो इसके उनके राय में जो उचित होगी उस डिग्री से अधिक नहीं होनी चाहिए। तो ये 1 का ए का सब रेगुलेशन आपके सामने मीनिंग समझे आप। अब देखिए दूसरा नंबर जो सब रेगुलेशन है, मेरे कर्सर के साथ नजर को मूव कीजिए और क्या कह रहा है, द साइड शैल बी केप्ट बेंच्ड, वो जो आप उसको बेंच बना करके रखेंगे, एंड द हाइट ऑफ एनी बेंच शैल नॉट एक्सीड 1.5 मीटर। अगर वो आपका मुर्रम ग्रेवेल का है तो उसका हाइट आपको 1.5 मीटर से अधिक नहीं रखेंगे, 1.5 मीटर से हाइट अधिक नहीं रखेंगे। और विड्थ देयर ऑफ शैल नॉट बी लेस देन द हाइट, और साथ में चौड़ाई जो होगी उसकी 1.5 मीटर से अधिक नहीं होगी। कहने मतलब कि विड्थ जो होगी वो 1.5 मीटर से कम नहीं होगी, चौड़ाई हर समय हाइट से ज्यादा ही होगी। प्रोवाइडेड दैट रीजनल इंस्पेक्टर में बाय एन ऑर्डर राइटिंग एंड सब्जेक्ट सच कंडीशन एज मे बी स्पेसिफाइड देयरिन exempt फ्रॉम द ऑपरेशन ऑफ दिस क्लॉज इन एनी वर्किंग इन केस ऑफ स्पेशल कंडीशन एग्जिस्ट which are in opinion make compliance with the provisions thereof not reasonably practicable। कहने का मतलब कि रीजनल इंस्पेक्टर के राय में अगर ऐसा प्रैक्टिकेबल करना संभव नहीं है तो वो उससे छूट दे सकते हैं। दूसरी नंबर की बात देखिए क्या कह रहा है, जब हम लोग मैनुअल ओपन कास्ट मार्किंग की बात करते हैं जिसकी हम लोग चर्चा कर चुके हैं, तीसरे नंबर पर आते हैं डायरेक्ट। इन कोल द साइड शैल आइदर बी केप्ट स्लोप्ड एट एन एंगल ऑफ सेफ्टी नॉट एक्सीड्स 45 डिग्री फ्रॉम द हॉरिजॉन्टल और side shall be kept benched and the height of any bench shall not exceed 3 meter and the breadth of thereof shall not be less than the height। यहां पर कोयले में की बात कर रहा है कि कोयला का जो स्लोप होगा, वो कोयला का स्लोप आपको जो बेंच बना करके अगर आप करते हैं तो उसमें भी आपको कोयले के लिए कितनी हाइट होनी चाहिए, कोयले के लिए भी जो है बेंच जो आप बनाते हैं या स्लोप जो बनाते हैं उसमें 45 डिग्री से अधिक नहीं होना चाहिए। इन कोल के लिए जब आप बात करते हैं तो कोल के लिए ये जो है आपके कोल बेंच 1 है और एक कोल बेंच 2 है। तो इसमें भी आपका मैनुअल ओपन कास्ट वर्किंग में 45 डिग्री से अधिक नहीं होगी। और इसकी हाइट, जब इसकी हाइट की बात करते हैं तो ये 3 मीटर से अधिक नहीं होगी।
इसकी बात कहा गया है। ये 3 नंबर सब रेगुलेशन हो गया। CMR कितना का? 105 का। तो ये जो कीवर्ड है 45 डिग्री और 3 मीटर, इससे आपसे प्रश्न पूछता है तो आपका जो तीसरा सब रेगुलेशन है, सब रेगुलेशन भी ध्यान रखना है, क्योंकि सब रेगुलेशन दे करके भी पूछने लगा है एग्जाम में कि कौन से सब रेगुलेशन के तहत ये बात कही गई है। तो तीसरे सब रेगुलेशन के तहत बात कही गई है, बेंच बना करके करेंगे और बेंच की हाइट 3 मीटर से अधिक नहीं होगी। अब यहाँ पे छूट दी जा रही है, प्रोवाइडेड दैट चीफ इंस्पेक्टर में बाय एन ऑर्डनरी राइटिंग एंड सब्जेक्ट सच कंडीशन इज में बी देयर इन एग्जेम्प्ट फ्रॉम द ऑपरेशन ऑफ दिस सब रेगुलेशन एनी वर्किंग इन केस ऑफ दिच। इधर देखिएगा फ्रेंड्स, यहाँ के बाद इधर की कट पेस्ट किया हूं, विच स्पेशल डिफिकल्टीज एग्जिस्ट दिस ओपिनियन मेक कंप्लायंस विद द प्रोविजन देयर ऑफ द रीजनल वेरी प्रैक्टिकल। यहाँ पर चीफ इंस्पेक्टर पूछता भी है एग्जामिनेशन में कि इसके लिए कौन छूट देंगे। तो चीफ इंस्पेक्टर जो होंगे वो जो है छूट देते हैं। एनसीएल के कई ऐसे माइंस हैं जहां पर वो चीफ इंस्पेक्टर उत्पल शाह साहब ने छूट या उसके पहले प्रभात कुमार साहब जो थे वो जो है छूट देते थे, या उसके पहले जो प्रशांत कुमार साहब थे वो जो है छूट देने का काम करते थे। तो यहाँ कंप्लायंस विद द प्रोविजंस ऑफ देयर ऑफ नॉट रीजनेबली प्रैक्टिकेबल नहीं होती है तो वो छूट दे सकते हैं। 3 मीटर हाइट से अधिक हाइट करने का दे सकते हैं, 45 डिग्री से अधिक ढाल करने का दे सकते हैं। चौथा नंबर देखिए, इससे भी कई प्रश्न पूछे जा चुके हैं। FCRW 2017-2021 का 7वां नंबर पर पूछा है। इन एन एक्सकवेशन एनी हार्ड और कॉम्पैक्ट ग्राउंड और इन प्रोस्पेक्टिंग ट्रेंचेज और पीट the side shall be adequately benched, sloped or secured so as to prevent danger from fall of the sides, provided that the height of the bench shall not exceed 6 meter। अब देखिए यहाँ पर प्रश्न पूछ दिया था क्या कि इन एक्सकवेशन इन एनी हार्ड एंड कॉम्पैक्ट ग्राउंड और इन प्रोस्पेक्टिंग ट्रेंचेज। तो यहाँ पर प्रश्न पूछा था इन एक्सकवेशन इन प्रोस्पेक्टिंग ट्रेंचेज और पिट्स, PITS पिट्स पूछा था, केवल यही पूछा था कि इन एन एक्सकवेशन pits the side shall be in pits side shall be adequately benched, sloped, secured so as to prevent danger from fall of sides, provided that the height of the bench shall not exceed dash meter in a pits, PITS pits side shall be adequately benched, their height should not exceed dash meter। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखनी है कि जब पिट्स की बात करते हैं, ये बहुत की वर्ड है, ध्यान रखिएगा, बहुत छोटी है लेकिन आपके लिए फंसाने वाली है, इसलिए PITS पिट्स जो आपके सब रेगुलेशन 4 में चर्चा की गई है, या प्रोस्पेक्टिंग ट्रेंच से भी पूछती है। जांच के लिए जो नाला तरीके का जो खोजा जाता है उसको प्रोस्पेक्टिंग ट्रेंच कहते हैं। नाले तरीके का गड्ढा, नाली तरीके का गड्ढा जिसमें कि कोयले को पता करने के लिए की जाती है, प्रोस्पेक्ट करने के लिए ट्रेंच तैयार की जाती है। तो प्रोस्पेक्टिंग ट्रेंच हुआ या पीट हुआ या कोई एक्सकवेशन हुआ जो हार्ड ग्राउंड में आप कर रहे हैं तो उसकी साइड्स जो है बेंच बनाकर की जाएगी और इसका जो सिक्योर हो और हाइट जो है उसकी 6 मीटर से अधिक नहीं रखेंगे। फिर 5वां नंबर में कहता है नो ट्रीज। अब 5वां नंबर के लिए ध्यान रखिएगा, इससे भी प्रश्न पूछी गई है FCRW 2020 का 34 में, या कई एग्जामिनों में से पूछी जाती है मैनुअल ओपन कास्ट माइंड के तहत। No tree, loose stone or debris shall be allowed to remain within a distance of 3 meter from the edge of the side of the excavation। तो यहाँ पर जब एक्सकवेशन की बात कहते हैं या फिर जो no person shall undercut or any face or sides cause the permit such undercut this being cause of overhanging। कहने का मतलब कि जो 5वां और 6वां है जिसमें की बात कही गई है, जिससे भी प्रश्न पूछी गई है कि जब आप बेंच के एज की बात करते हैं, बेंच के किनारे की बात करते हैं, तो बेंच के किनारे में स्टोन और या फिर ट्री होने की संभावना रहती है। तो ये जो बेंच का एज होता है, तो बेंच के एज से आपको इधर कहीं पर भी कोई पत्थर या ट्री जो है 3 मीटर के अंदर आपको नहीं रखनी है। कहां से? यहां से आपका 3 मीटर के अंदर, 3 मीटर के अंदर, विदिन लिखेंगे अपन, विदिन 3 मीटर के अंदर न ट्री होगा
न जो है आपका लूज स्टोन होगा। तो ये चीज आपको 3 मीटर ध्यान रखनी है। और जो आपका नेक्स्ट है उसमें ओवरहैंग नहीं होने देना। क्या होता है कि सॉवेल ऑपरेटर क्या करते हैं कि यहाँ पर कटिंग करके ये जो है निकाल लेते हैं, तो जिससे कि क्या बन जाती है, ओवरहैंग बन जाती है, छत बन जाती है इस तरीके का। तो इस तरीके का नहीं होगा ना, तो यहाँ पर जो खड़े लोग होते हैं, कभी ये फॉल हुई या मशीन ही रहा क्यों नहीं, तो उस मशीन के ऊपर क्या होता है, मटेरियल जो है गिर सकती है। ओवरहैंग वाली जो है डेंजर होती है, रिस्क होती है, वो गिर जाएगी तो एक्सीडेंट करा देगी। तो इस तरह से हम लोग 105 नंबर का क्वेश्चन को देखें। अब आपके सामने मैं लेके आ रहा हूं 105 नंबर का जो रेगुलेशन देखे, उसके बाद लेके आ रहा हूं जो विगत वर्ष में प्रश्न पूछी गई है 18 नंबर का प्रश्न। 18 नंबर का प्रश्न क्या कह रहा है, मेरे कर्सर के साथ नजर को मूव कीजिएगा, मैं अगले पेज के ऊपर आ रहा हूं। ये कॉन्टेक्ट नंबर दी हुई है, न्यू बैच स्टार्ट ऑनलाइन ऑफलाइन क्लास में सेशन माइनिंग क्लास फ्रॉम 2/1/2025 से चालू है, जनवरी से। कॉन्टैक्ट नंबर 9308 63015, मतलब 9308063015। क्लास वीडियो अवेलेबल हो जाती है क्लास के तुरंत बाद। जो व्हाट्सएप ग्रुप है उसमें विनिंग एंड वर्किंग है। थर्सडे फ्राइडे सैटरडे 6 PM to 8 PM, वेंटिलेशन थर्सडे फ्राइडे सैटरडे 8 PM to 10 PM, लेजिस्लेशन मंडे ट्यूजडे वेडनेसडे 6 PM to 8 PM, ओवरमैन मशीनरी मंडे ट्यूजडे वेडनेसडे, ये जो है मशीनरी का 8 PM से 10 PM के बीच में है, और मॉर्निंग में ओवरमैन 6 AM से 8 AM के बीच में है। यहाँ पर हम लोग अगले प्रश्न की जब बात करेंगे तो यहाँ पर विच टाइप ऑफ फेंसिंग इरेक्टेड आफ्टर एक्सीडेंट। तो यहाँ पर जब फेंसिंग की बात करते हैं तो ये आपको दिखाई दे रही है कि जो फेंसिंग होती है वो कितने प्रकार की होती है। तो सबसे पहले तो फेंसिंग, जब आप डेंजर, जो आपका खतरा रहता है, उसको उस और कोई व्यक्ति न जाए, इसलिए आप लोग वहां पर फेंसिंग लगाते हैं। तो ये फेंसिंग आपको 10 प्रकार को याद रखना है, जिसमें अंडरग्राउंड की फेंसिंग जो होती है U1 और U2 2 प्रकार की होती है, और सरफेस वाली फेंसिंग जो होती है U1 और U2 2 प्रकार की होती है। सरफेस की फेंसिंग जो होती है S1 S2 S3 3 प्रकार की होती है। और यहाँ पर 5 जो है आपको याद रखनी है, क्या चीज, G1 G2 G3 G4 G5। तो ये जनरल फेंसिंग कहलाती है, 2 अंडरग्राउंड फेंसिंग कहलाती है, और 3 जो है सरफेस फेंसिंग कहलाती है। तो ये 10 प्रकार की फेंसिंग की कंस्ट्रक्शन कैसा होता है, इसकी वीडियो अपलोडेड है। आप जैसे ही फेंसिंग ऑन मिश्रा सर माइनिंग क्लास कहेंगे तो चैप्टर वाइज आपको निकल जाएगी। लेकिन यहां पर इस संबंध में 1959 में फेंसिंग की जब बात करेंगे तो 1959 कहने का मतलब कि जो 11 नंबर का DGMS सर्कुलर है आपका, किसके तहत, FENCING फेंसिंग, जिसमें DGMS सर्कुलर 11/1959। इसमें इसकी हर एक पॉइंट को आपको पढ़ करके क्लियर करके रखनी होगी एकदम अच्छे से। मैं अभी उसको दिखा भी रहा हूं कंस्ट्रक्शन फिगर बना करके। जब आप लिंक दबाइएगा या बोलिएगा फेंसिंग ऑन मिश्रा सर माइनिंग क्लास, तो आपको निकल जाएगी। और साथ ही जो है आपको क्या, जो फेंसिंग के जो DGMS सर्कुलर है, CMR जो है, CMR जो आपका 2017 है, इसका जो रेगुलेशन है आपका 237, इसमें भी चर्चा की गई है। तो ये 237 और जो 1959 है, उस रेगुलेशन को, उस DGM सर्कुलर को पढ़ के रखने, जिसका फिगर के तहत मैं समझाने का प्रयास किया हूं। तो इस प्रश्न को पढ़िए, और ये जब लिंक दबाइएगा तो लिंक अपने आप जो है चालू हो जाएगी, और आप जो है उसको स्टडी कर सकते हैं। तो विच टाइप ऑफ फेंसिंग इरेक्टेड आफ्टर एक्सीडेंट, एक्सीडेंट के बाद कौन सी फेंसिंग इरेक्ट की जाती है, तो यहाँ पर U1 टाइप की फेंसिंग इरेक्ट की जाती है। और ये U1 टाइप की फेंसिंग जब आप DGMS सर्कुलर में देखते हैं, ये आपकी DGMS सर्कुलर है, जैसे कि मैं यहाँ ऊपर लिख दिया हूं, और मैं डायरेक्ट आता हूं 14 नंबर पर, फेंसेस टू बी टू द साइट ऑफ एक्सीडेंट। और ये कौन सी होती है, UN, जो कि FCUL 2024 का 18 नंबर क्वेश्चन में पूछी गई है। तो आप मिश्रा सर माइनिंग क्लास के YouTube चैनल को लाइक कर लिए होंगे, नहीं किए होंगे तो जरूर कर लीजिए, सब्सक्राइब भी करिए फ्रेंड्स। थैंक यू, अगले वीडियो में फिर